Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कैपेसिटी ऑफ AWGN चैनल विच इज़ एडिटिव वॉइड गॉसियन नॉइज चैनल, जिसे हम शैनन हॉटले लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट मेमोरी लेस चैनल, जिसे हम DMC भी कहते हैं। तो डिस्क्रीट मेमोरी लेस चैनल में किसी भी चैनल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो चैनल का रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पता है कि चैनल में सबसे पहले जो चैनल का इनपुट होता है वो होता है आपका एक कोई भी आपका डेटा हो सकता है जो कि एक्स कह सकते हैं उसको इनपुट, और चैनल का आउटपुट जो कि रिसीवर का इनपुट होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चैनल जो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है वो Py ऑफ J अपॉन X ऑफ I है, जहाँ पे कैपिटल X जो है वो एक इनपुट है चैनल के लिए। ठीक है, और कैपिटल Y जो है वो आउटपुट है चैनल का, और Py ऑफ J आपका क्या है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है आपके किसी भी चैनल के लिए। ओके, नाउ दिस चैनल इज सेट टू बी डिस्क्रीट व्हेन द अल्फाबेट्स ऑफ X एंड Y आर फाइनाइट। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब भी होता है कि फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये चैनल जो कि कोई भी चैनल एक डिस्क्रीट चैनल कहलाएगा जब इनके इनपुट और आउटपुट में जो वैल्यूज़ हैं वो फाइनाइट होंगी। एंड इट इज़ सेट टू बी मेमोरी लेस व्हेन द करेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली द करेंट इनपुट। तो समझ में आ रहा होगा कि डिस्क्रीट अगर तब कहेंगे जब वैल्यूज़ इनपुट और आउटपुट की फाइनाइट हों, और मेमोरी लेस तब कहेंगे जब करेंट आउटपुट सिर्फ करेंट इनपुट पर डिपेंड करे, न कि किसी और प्रीवियस इनपुट पे। तब कोई भी चैनल एक डिस्क्रीट मेमोरी लेस चैनल कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ ईच पॉसिबल इनपुट टू आउटपुट पाथ इज इंडिकेटेड along with a conditional probability P of Yj upon Xi। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली जब हम रैंडम वेरिएबल पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है वेयर Pyj अपॉन Xi इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग Yj। क्या कैसे हम इसको पढ़ते हैं वो हम यहाँ पे ज़रूर देख लेंगे कि Pyj अपॉन Xi एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जिसमें हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि इट इज़ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग Yj गिवन दैट द इनपुट इज़ Xi। ठीक है, और जो Pyj अपॉन Xi है इसे हम एक चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो Pyj अपॉन Xi क्या है आपका इज़ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी Yj ऑब्टेन करने के लिए जब इनपुट आपका Xi हो। ठीक है, मीन्स जब आपका इनपुट Xi है तो Yj ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी ही हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी Pyj अपॉन Xi है, और किसी भी पॉसिबल इनपुट आउटपुट के लिए इसे हम चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? तो चैनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो आपने यहाँ पे देखा, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, और डिस्क्रीट मेमोरी लेस चैनल की डेफिनेशन क्या है वो भी आपने यहाँ पे देखा कि कोई भी चैनल डिस्क्रीट मेमोरी लेस तब कहलाएगा जब उसके इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज डिस्क्रीट होंगी और करेंट आउटपुट only depends upon current input, not on any previous inputs। okay, now चैनल मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, क्योंकि देखो जब आप डिजिटल में चैनल की बात करते हैं तो डिजिटल में आपके अलॉट ऑफ डेटा, और डेटा किस फॉर्म में होंगे? बिट्स में। ठीक है, अलॉट ऑफ बिट्स होंगे 0 0 1 0 0 1 0 इस तरीके से। तो उनके रिस्पेक्ट में आउटपुट भी अलग अलग होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो भेजा है आउटपुट वही जाए, क्योंकि चैनल में आपके नॉइज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस नॉइज़ की वजह से हो सकता है कि कहीं पे 0 एज अ 1 रिसीव हो रहा हो और कहीं पे 1 एज अ 0 रिसीव हो रहा हो। तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी आ जाती है हमारी कि अगर 0 एज अ 1 रिसीव हो रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इस वजह से अलॉट ऑफ डेटा के अलॉट ऑफ आउटपुट हो सकते हैं जो कि सही और गलत दोनों हो सकते हैं। 1 का 1 भी रिसीव हो सकता है और 1 का 0 भी रिसीव हो सकता है। इस वजह से अलॉट ऑफ डेटा के लिए चैनल में हम चैनल मैट्रिक्स स्पेसिफाई करते हैं, चैनल मैट्रिक्स डिज़ाइन करते हैं।
ठीक है। तो अ चैनल इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द कंप्लीट सेट ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, कंप्लीट सेट ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे, एक न्यूमेरिकल होगा या कुछ एग्जांपल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आपका जो चैनल है जिसके मैट्रिक्स को, जिसे हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं पी वाई जी अपॉन एक्स आई, तो कंप्लीट सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी कैपिटल वाई अपॉन एक्स से, और उसके मैट्रिक्स में जितने भी पॉसिबल आपके ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ होंगे उसे हम यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मैट्रिक्स दिख रहा है जो कि चैनल का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, जिसे हम चैनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि अ लॉट ऑफ आपके ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, कि जो आपकी पहली रो और पहली कॉलम में एलिमेंट है उसे हम कैसे कहेंगे कि ऑब्टेनिंग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग y1 व्हेन इनपुट इज x1। और पहली रो में जो दूसरा कॉलम का इनपुट एलिमेंट है उसको पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आउटपुट y2 व्हेन इनपुट इज x1 एंड सो ऑन। तो ये आपके, अगर आपका इनपुट m नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और उससे जो आउटपुट आपके आ रहे हो स्मॉल n नंबर ऑफ आउटपुट्स आ रहे हैं, तो उससे आपके कितने प्रोबेबिलिटीज़ बनेंगे, आप एक मैट्रिक्स में देखेंगे तो m क्रॉस n के मैट्रिक्स आपकी डिज़ाइन होगी। क्लियर है? ओके, जैसे कि थर्ड लाइन में लिखी हुई है, द मैट्रिक्स पी वाई अपॉन एक्स इज कॉल्ड एज अ चैनल मैट्रिक्स। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी चैनल मैट्रिक्स के लिए कि सम ऑफ ईच रो ऑफ द चैनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू यूनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ होगा आपके न्यूमेरिकल वगैरह में, तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि जो आपके हर एक रो में जितने भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं या कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका सम यूनिटी के बराबर होता है। दैट इज़ फ्रॉम j इज इक्वल टू 1 टू n। अगर आप ऊपर के मैट्रिक्स को रेफरेंस लेकर के फार्मूला बनाना चाहेंगे तो यही फार्मूला निकल के आएगा कि फ्रॉम j इज इक्वल टू 1 टू n सम ऑफ ऑल द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू यूनिटी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i। तो आप एक बार किसी भी i के लिए 4-5 j की वैल्यू रखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे एक न्यूमेरिकल हम देख लेंगे तो आगे आपका आ जाएगा, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। इफ़ द इनपुट प्रोबेबिलिटी p of x are represented by a row matrix then we have, तो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो इनपुट प्रोबेबिलिटी का जो p of x है अगर वो एक रो मैट्रिक्स हो, सिर्फ एक सिंगल रो मैट्रिक्स की बात हो रही है क्योंकि रो मैट्रिक्स का मतलब ही है कि सिंगल रो मैट्रिक्स, तो कुछ इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे p of x इज इक्वल टू p of x1 p of x2 एंड सो ऑन। नाउ सिमिलरली अगर हम अपने आउटपुट को भी, जो आउटपुट की प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसको अगर हम रो मैट्रिक्स में डिफाइन करें या रिप्रेजेंट करें तो उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है चैनल मैट्रिक्स में। देन आउटपुट मैट्रिक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट मैट्रिक्स विथ इनपुट मैट्रिक्स एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, आउटपुट मैट्रिक्स जो आपका कैलकुलेट होगा वो इनपुट मैट्रिक्स और ट्रांजिशन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है चैनल मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, इसे आप हमेशा याद रखेंगे। और जैसे भी आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो सिस्टम होता है वो इनपुट अपॉन और आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू चैनल सिस्टम जो है आपका, तो उससे भी रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू चैनल मैट्रिक्स आपका ये आएगा। अब एक चीज़ और है कि अगर हम अपने इनपुट को डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने चैनल इनपुट मैट्रिक्स को। इनपुट को अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो मैट्रिक्स बनेगा इनपुट के लिए वो इस तरीके से कुछ बनेगा। ध्यान से देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, तो सारे वैल्यूज़ इनपुट के डायगोनली रखेंगे, px1 px2, और px1 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। ठीक है, तो अब क्या रिलेशन आएगा आपका, ध्यान से देखेंगे डिफरेंस क्या है दोनों में।
पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स डायगोनल डी मल्टीप्लाइड बाय द चैनल मैट्रिक्स, जहां पे आपका जो आई जे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स पी ऑफ एक्स आई हैज़ द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स आई एंड वाई जे, और इसको कहते क्या है हम, द मैट्रिक्स पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नोन एज द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स and the element p of xi comma yj is the joint probability of transmitting xi and receiving yj। ठीक है, समझने वाली बात है कि p ऑफ y अपॉन x क्या कहलाता है हमारा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स, और p ऑफ x कॉमा y आपका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कहलाता है। और एक सिंगल की अगर बात करें P ऑफ एक्स आई कॉमा वाई जे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इज द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग एक्स आई को ट्रांसमिट कर रहा है एंड उसके रिस्पेक्ट में क्या रिसीव हो रहा है, वाई जे, तो उनका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कहलाता है आपका P ऑफ एक्स आई कॉमा वाई जे। क्लियर है, इस पे अलॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कितने टाइप ऑफ चैनल्स हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन में होते हैं। वैसे तो अलॉट ऑफ होते हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट हैं वो यहाँ पे हम आप डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ लॉसलेस चैनल। तो इस नाम से पता चल रहा है लॉसलेस चैनल है। अ चैनल डिस्क्राइब्ड बाय अ चैनल मैट्रिक्स विथ ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच कॉलम इज कॉल्ड एज लॉसलेस चैनल। तो अभी आपने चैनल मैट्रिक्स देखा, कोई भी चैनल मैट्रिक्स आप देख लेंगे, यहाँ पे सपोज ये है चैनल मैट्रिक्स, तो क्या कह रहा है कि हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट अगर होगा किसी चैनल मैट्रिक्स में तो उसे हम लॉसलेस चैनल कहेंगे। डेफिनेशन आप देखेंगे एक बार ध्यान से। अ चैनल डिस्क्राइब्ड बाय अ चैनल मैट्रिक्स विथ ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच कॉलम इज कॉल्ड एज अ लॉसलेस चैनल। एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है कि एक चैनल है जिसमें इनपुट आपके x1, x2, x3 हैं, और उस x1 से आपके y1 होने, जैसे x1 इनपुट है और वो x1 इनपुट y1 रिसीव हो रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है y1 रिसीव होने की, 3/4। वही x1 इनपुट y2 रिसीव एज अ y2 रिसीव हो रहा है और उसके रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। सिमिलरली जो इनपुट x2 है वो एज अ y3 रिसीव हो रहा है और y3 रिसीव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। x2 इनपुट जो है वो एज अ y4 रिसीव हो रहा है और y4 रिसीव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है। एंड सिमिलरली x3 का एज अ y5 रिसीव होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। तो अब इसी से आपको चैनल मैट्रिक्स डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो अगर आपको मैं कहूँ कि 3 इनपुट दिख रहे हैं आपको x1, x2, x3 और 5 आउटपुट दिख रहे हैं आपको y1, y2, y3, y4 एंड y5, तो अगर मैं कहूँ आपको कि थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ये है आपका एक जनरलाइज्ड चैनल मैट्रिक्स। क्लियर है। और अगर मैं कहूँ आपको कि लॉसलेस चैनल के लिए जो गिवन एग्जाम्पल है उसके लिए चैनल मैट्रिक्स ड्रॉ करके दिखाइए, तो आपको देखेंगे कि Py1/x1 तो गिवन है। मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ। यहीं पे देखिए Py1/x1 है आपके पास 3/4, ठीक है, ये तो आप ये वैल्यू है। Py2/x1 है क्या, तो ये भी है 1/4। Py3 ज़रूर होगा क्योंकि आउटपुट 5 है ना, तो 5y तक जाएंगे। Py3/x1 0 होगा, Py4/x1 0 होगा और Py5/x1 भी 0 होगा। सिमिलरली Py1/x2 है क्या, नहीं, 0 है। Py2/x2 है क्या, Py2/x2 ये भी 0 होगा। Py3/x2 1/3, Py4/x2 2/3, Py5/x2 0। आई होप कि समझ में आ रहा होगा जो भी मैं पढ़ रहा हूँ। अदरवाइज़ आप यहाँ पे वैल्यूज़ देख सकते हैं। एक बार फिर से आप देखेंगे Py1/x1 क्या है, कंपेयर करेंगे जो जनरलाइज्ड है और जो हमने लॉसलेस चैनल के लिए डिज़ाइन किया है उसमें। Py1/x1 3/4 दिख रहा होगा आपको, Py2/x1 1/4 दिख रहा होगा,
py3/x1 दिख रहा है क्या कहीं पे? x1 से कोई y3 आउटपुट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो 0 होगा। py4/x1 है 0, py5/x1 0। सिमिलरली इनपुट 2 के लिए, x2 के लिए y1/x2 है क्या? 0। y2/x2 है क्या? 0। y3/x2 है क्या? ऑब्वियसली 1/3 दिख रहा है। y4/x2 2/3 है एंड y5/x2 0 है। और वैसे ही देखेंगे कि x3 जो आपका इनपुट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ y5 से आउटपुट है, दैट्स वाई y5/x3 आपका 1 होगा। अब जो डेफिनेशन है वो देखेंगे, क्या हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। बट एक प्रॉपर्टी चैनल मैट्रिक्स की भी है कि हर एक रो का जो सम है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो हर एक रो के सम को देखेंगे तो 1 आ रहा है तो ये जस्टिफाई होगा कि चैनल मैट्रिक्स है। उसके बाद हम चेक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको 4 मैट्रिक्स दे देंगे और पूछ लेंगे कि क्या ये इनमें से कौन सा लॉसलेस चैनल है, और होगा कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई देगा कि हर एक कॉलम में एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, बट आप ये नहीं चेक करते हैं कि क्या हर एक रो में जो एलिमेंट है उनका सम 0 है, सम 1 है या नहीं है। और वो नहीं होता और ऑप्शन आप टिक करके आते हैं कि हाँ ये केवल एक ही कंडीशन चेक करते हैं कि हर एक कॉलम में एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, हाँ यही आंसर है, और अब टिक मार्क करके चले जाते हैं, जबकि कोई भी नहीं होता है, क्योंकि वो चैनल मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, जो कि हर एक रो के सम का इक्वल यूनिटी होना चाहिए। ठीक है। It can be shown that in lossless channel no source information is lost in transmission। ठीक है, दिख रहा है कि हर एक इनपुट से आपको आउटपुट मिल रहा है, तो कोई भी इनपुट आपको आपका चैनल के ड्यूरिंग द ट्रांजिशन लॉस नहीं हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है उसका, भले ही कुछ भी मिल रहा हो, चाहे वो 0 का 1 मिल रहा हो, चाहे 1 का 0 मिल रहा हो, बट लॉस नहीं हो रहा है, प्रोबेबिलिटी गिवन है और मिल रहा है हमें। Now deterministic channel, second one. A channel described by a channel matrix with only one non-zero element in each row। अभी lossless में क्या था? हर एक कॉलम में if केवल only one non-zero element हो तो वो आपका lossless होता है। और डिटर्मिनिस्टिक में क्या है कि हर एक रो में सिर्फ एक ही नॉन-ज़ीरो एलिमेंट होगा, तो आपका वो चैनल मैट्रिक्स या चैनल डिटर्मिनिस्टिक चैनल कहलाएगा। तो अब जब एक कंडीशन आपको पहले से पता है कि रो के किसी भी चैनल मैट्रिक्स के रो का सम यूनिटी होगा, तो ऑब्वियसली डिटर्मिनिस्टिक चैनल अगर होगा तो उसमें जो हर एक रो में एक ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, और वो एलिमेंट क्या होगा फिर? यूनिटी होगा, है ना। तो वो नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है। फिलहाल आप अब इस बार कंपेयर करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं y1/x1, y1/x2, y1/x1 है एंड y1/x2 भी है आपका। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं, और आप देखेंगे कि हर एक रो में सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और सम भी आपका 1 होना चाहिए, इस वजह से यूनिटी ही वैल्यू होगी और कोई वैल्यू यहाँ पे हो नहीं सकती। ठीक है। नाउ नॉइजलेस चैनल, तो कोई भी चैनल नॉइजलेस तब कहलाता है जब वो दोनों हो। कौन से दोनों हो? लॉसलेस और डिटर्मिनिस्टिक। जब लॉसलेस और डिटर्मिनिस्टिक चैनल को हम कंबाइन कर लेते हैं तो सच टाइप ऑफ चैनल्स आर कॉल्ड एज अ नॉइजलेस चैनल। अब आपको पता है कि जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों की प्रॉपर्टी को भी कंबाइन करेंगे, और दोनों की प्रॉपर्टी ये है कि हर एक कॉलम में एक ही एलिमेंट होना चाहिए और हर एक रो में भी एक ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप एक डायगोनल मैट्रिक्स ही डिज़ाइन होगा कुछ इस तरीके से। देखिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। तो इस वजह से कहते हैं कि जो नॉइजलेस चैनल होता है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है। ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है आपके चैनल का,
चैनल मैट्रिक्स का एक एप्लीकेशन है जिसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट हैं, जिसका नाम होता है हमारा बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट वगैरह में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, मीन्स ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो ज़रूर रहता है इसमें गेट वगैरह में। द बाइनरी सिमेट्रिक चैनल आपका यहाँ पे शो है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इनपुट 0 है और 0 का एज अ 0 रिसीव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 - p है, और 0 एज अ 1 रिसीव हो रहा है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो p है। उसी तरीके से इनपुट जो आपका 1 है उसके 0 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी p है, और इनपुट जो 1 है उसके 1 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p है, और यही आपका बाइनरी सिमेट्रिक चैनल कहलाता है। ये फिक्स है, ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, ठीक है। तो आपको ये मीन्स याद होना चाहिए बाइनरी सिमेट्रिक चैनल का। और इसका जो चैनल मैट्रिक्स कैसे गिवन होगा, आई होप आप बना सकते हैं। अगर ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार बना सकते हैं, ठीक है, और फिर अपने आप को इससे मैच करा लेंगे। सॉरी, कहाँ गया चैनल मैट्रिक्स, ये रहा चैनल मैट्रिक्स, सॉरी ये थोड़ा सा लेट आया, ठीक है। तो ये चैनल मैट्रिक्स है, आप इससे मैच करा लेंगे। और जैसा मैंने बताया कि एक बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। एक रीज़न है, इसको सिमेट्रिक क्यों कहते हैं, रीज़न इसका यह है कि दिस चैनल इज सिमेट्रिक बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ 1 व्हेन 0 इज सेंट एंड रिसीविंग 0 व्हेन 1 इज सेंट इज इक्वल। देख सकते हैं 0 एज अ 1 अगर रिसीव हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है p, और अगर 1 एज अ 0 रिसीव हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है p। दैट्स वाई दिस चैनल इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक चैनल। और 2 इनपुट 2 आउटपुट हैं, सो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, ठीक है। अब बाइनरी सिमेट्रिक चैनल पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। क्या गिवन है आपको, एक बाइनरी सिमेट्रिक चैनल गिवन है और प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज़ भी आएगा इस क्वेश्चन में, दिख रहा है हमारे सामने ही। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि फाइंड द चैनल मैट्रिक्स ऑफ द चैनल। तो आई होप कि आप बना सकते हो, जो प्रीवियस में आपने ये दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला, इससे आप वैल्यूज़ पुट करके बना सकते हो, ठीक है। तो वैसे भी गिवन है, ठीक, वैसे भी गिवन है, तो आप जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यूज़ ओनली, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला गिवन है। फार्मूला क्या है, मीन्स चैनल मैट्रिक्स, इससे आप डिज़ाइन कर सकते हो। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको आउटपुट प्रोबेबिलिटी में से, आउटपुट मैट्रिक्स में से Py1 एंड Py2 कैलकुलेट करना है अगर इनपुट मैट्रिक्स में से इनपुट प्रोबेबिलिटीज़ 0.5 हों, ठीक है। एंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज़ P ऑफ x1y2 एंड P ऑफ x2y1 आपको कैलकुलेट करना है अगर इनपुट मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं अलग अलग वो 0.5 के इक्वल हों। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, आई होप कि आपका आंसर सही होगा, आपने चैनल मैट्रिक्स अगर डिज़ाइन किया होगा तो, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन के लिए वी नो दैट कि जो अभी जो इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था मैंने, आउटपुट मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनपुट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द चैनल ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो आउटपुट मैट्रिक्स हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे जो आपका इनपुट मैट्रिक्स गिवन है 0.5 एंड 0.5, और चैनल मैट्रिक्स अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, Py इज इक्वल टू 0.55 एंड 0.45, जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। और जब कंपेयर करेंगे P ऑफ y1 P ऑफ y2, क्यों 2 ही क्यों रख रहे हैं, y1 y2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है इसलिए सिर्फ y1 y2 रख रहे हैं। अच्छा, रो मैट्रिक्स क्यों रख रहे हैं आउटपुट के लिए, क्योंकि बताया गया है कि बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में अगर आपका रो मैट्रिक्स होगा तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी, जब इनपुट मैट्रिक्स और आउटपुट मैट्रिक्स दोनों रो मैट्रिक्स होंगे तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी इनपुट वैल्यूज़ के लिए जो 0.5 लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स है, और आउटपुट के लिए भी Py1 एंड Py2 रो मैट्रिक्स है। कंपेयर करने पे Py1 की वैल्यू आएगी आपकी 0.55 एंड Py2 की वैल्यू आएगी आपकी 0.45। आई होप समझ में आया होगा। एक बार खुद से करेंगे इसको, बिना पेन चलाए आप सॉल्व, मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपके सामने, आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए,
एंड न्यूमेरिकल तो आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, भले ही एक बार देख करके सॉल्व करें, बट प्लीज़ आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स वीडियो देख के नहीं आती है, मैथमेटिक्स कलम या पेन चला करके ही आती है। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज, एक बार क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है तो हमें जस्ट वहीं पे क्लिक करना चाहिए कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज वाला फार्मूला हमें तब मिला था जब हमने इनपुट को एज अ डायगोनल मैट्रिक्स लिखा था, तभी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज वाला फार्मूला हमें मिला था। ठीक है, तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन के लिए हम अपने इनपुट को डायगोनल लिखेंगे और देखेंगे आप कि फार्मूले में जब मैंने डायगोनल मैट्रिक्स लिखा है तब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पी ऑफ एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं और अब आपको x1 y1, x1 y2, x2 y1 और x2 y2 चारों मिलेंगे यहाँ पे। बट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उसको कंपेयर करके आप यहाँ पे आंसर देखेंगे तो 0.05 एंड 0.1 आपका आंसर आएगा। सो इस तरीके से आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर आउटपुट पूछ रहा है तब तो रो मैट्रिक्स लगाएंगे, अगर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज़ पूछ रहा है तब आपको डायगोनल मैट्रिक्स इनपुट पे लगा करके तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है जिसको आपको खुद ही करना है, क्योंकि जस्ट समझ लो कि एप्लीकेशन है बाइनरी सिमेट्रिक चैनल का, ये एप्लीकेशन है, डायग्राम दिख रहा होगा आपको। कह रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द ओवरऑल चैनल मैट्रिक्स ऑफ द रिजल्टेंट चैनल एंड ड्रॉ द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट चैनल डायग्राम। तो आप क्या करो, हिंट दे देता हूँ मैं, या तो आप मैथमेटिकली z और x में, जैसे p ऑफ y अपॉन x था चैनल मैट्रिक्स, यहाँ देखेंगे अभी दिखा रहा हूँ मैं, ये जो अभी आएगा ये वाला, जैसे ये आपने एक कैलकुलेट किया था p ऑफ y अपॉन x, वैसे ही आप ट्राई करो मैथमेटिकली कि आप z अपॉन x कैलकुलेट कर सको। और अगर नहीं होता है तो पहले p ऑफ y1 और y2 कैलकुलेट कर लो इस मैट्रिक्स, इस डायग्राम के लिए, और फिर इस डायग्राम से, सेकेंड वाले डायग्राम से आप z1 एंड z2 कैलकुलेट कर लोगे तो p ऑफ z अपॉन x आपका कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 एंड z2 कैलकुलेट करिए, तो सिमिलरली जैसे आपने वहाँ पे कैलकुलेट किया था वैसे ही यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करके इसको कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, मैच कराने की कोशिश करेंगे। आता है तो ठीक, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद से इसको ट्राई करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक है, नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, कैपेसिटी ऑफ एन एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज चैनल which is also known as, जो फार्मूला निकल के आता है, दैट फार्मूला इज कॉल्ड एज अ शैनन-हार्टले लॉ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स अब क्वेश्चन ज़रूर रहता है गेट में या किसी भी PSUs के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ये इससे क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। ठीक है, तो एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ में आप इसका नाम क्यों है वो आप आई थिंक आपने पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। एडिटिव वाइट का मतलब यह है कि जैसे आपने, इसका नाम वहीं से लिया गया है कि वाइट लाइट होती है और वाइट लाइट में आपके सारे कलर्स आते हैं। इसी तरीके से एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ में भी सारे फ्रिक्वेंसी पे आपकी नॉइज़ होती हैं, सारी फ्रिक्वेंसी पे जो नॉइज़ स्पेक्ट्रल डेंसिटी या पावर, नॉइज़ की जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसको एडिटिव वाइट कहते हैं। गॉसियन इसलिए कहते हैं क्योंकि गॉसियन का आपका स्पेक्ट्रल PDF निकल के आता है और एक नॉइज़ है ये, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़। ठीक है, और चैनल है तो उसका हम देखेंगे कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। क्लियर है, तो पहली लाइन कह रहा है कि इन एन एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ चैनल, मैं इसके बाद से AWGN ही कहूँगा बार बार, द चैनल आउटपुट, चैनल का जो आउटपुट है कैपिटल वाई, चैनल की बात हो रही है, चैनल का आउटपुट कैपिटल वाई इज़ गिवन बाई इनपुट में, चैनल के इनपुट में नॉइज़ ऐड हो जा रही है। ठीक है, तो आउटपुट आपका चैनल का ये मिलेगा, वेयर कैपिटल X इज चैनल इनपुट, स्मॉल n इज एन AWGN नॉइज़ विथ जीरो मीन एंड वेरिएंस।
ज़ीरो मीन एंड वेरिएंस का ये मतलब है कि आपकी जो मैक्सिमम पीक आएगी गॉसियन पीडीएफ की वो ओरिजिन पे आएगी, जिससे हमें कैलकुलेशन में फ़ायदा रहता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं ज़ीरो मीन एंड वेरिएंस के। ओके, अब एक टर्म यहाँ पे है चैनल कैपेसिटी पर सिंबल, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अभी ये जो फार्मूला निकल के आएगा चैनल कैपेसिटी पर सिंबल या सैंपल, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी एस से, एक AWGN चैनल के लिए क्या है, वो आपका आएगा हाफ लॉग बेस टू, डेरिवेशन इसका थोड़ा सा बल्कि है, सो हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। तो जो चैनल मैट्रिक्स जो चैनल जो है आपका AWGN चैनल है, उसके लिए चैनल कैपेसिटी आ रही है पर सिंबल या सैंपल। ठीक है, अभी ये जो फार्मूला है वो पर सिंबल या सैंपल है, तो चैनल कैपेसिटी बिट्स में आती है और ये पर सैंपल है, तो क्या निकल के आ रहा है हाफ लॉग बेस टू 1/1 प्लस S अपॉन N, मीन सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इसको ध्यान से देखेंगे, अभी ये जो फार्मूला है वो सिर्फ पर सैंपल या पर सिंबल है। ठीक है, ओके, सिग्नल टू नॉइज हो गया। ठीक है, इफ़ द चैनल बैंडविड्थ, अब थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे कि एक चैनल होगा हमारा, कुछ एक चैनल होगा इस तरीके से, अगर उसकी बैंडविड्थ हम बी हर्ट्ज पे फिक्स कर देते हैं, अगर उसकी बैंडविड्थ बी हर्ट्ज पे फिक्स कर देते हैं, तो जो आउटपुट आएगा उस चैनल से, उसमें जो आपके कितने नंबर ऑफ सैंपल्स क्रिएट हो सकते हैं। PCM में अगर आपकी बैंडविड्थ बी हर्ट्ज फिक्स कर दी जाती किसी चैनल की, तो उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सैंपल्स जनरेट हो सकते हैं। याद करिए नाइक्विस्ट रेट या सैम्पलिंग रेट FS इज इक्वल टू 2FM, तो यहाँ पे कितने सैंपल्स जनरेट हो सकते हैं अगर बी हर्ट्ज का बैंडविड्थ है, तो 2B, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका 2B सैंपल्स पर सेकेंड। अगर आपके चैनल की जो बैंडविड्थ है वो बी हर्ट्ज फिक्स कर दी जाती है, तो कितने सैंपल्स जनरेट होंगे 2B सैंपल्स पर सेकेंड उस बैंडविड्थ में। क्लियर है, उस बैंडविड्थ में 2B सैंपल्स पर सेकेंड जनरेट होंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अभी जो फार्मूला हमने लिखा है वो पर सैंपल लिखा है, हर एक सैंपल के लिए कितनी कैपेसिटी है, और अब आपके जो चैनल है उसकी बैंडविड्थ B है जिसमें 2B सैंपल्स हैं, तो एक सैंपल के लिए आपका जो कैपेसिटी है चैनल की वो हाफ लॉग बेस टू 1 प्लस S अपॉन N है। तो 2B सैंपल के लिए, एक सैंपल के लिए CS है, तो 2B सैंपल के लिए 2B मल्टीप्लाइड बाई CS, तो वही लिखा हुआ है कि अब जो हम चैनल कैपेसिटी पर बिट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है 2B इंटू CS। आई होप ये बात समझ में आई होगी, नहीं तो फिर से देख लीजिए कि जो आपका CS है यहाँ पे वो चैनल की कैपेसिटी है पर सैंपल, और अगर हम उस चैनल की बैंडविड्थ को B फिक्स कर देते हैं तो उस चैनल में 2B सैंपल्स जनरेट हो सकते हैं, 2B सैंपल्स कैरेक्टराइज्ड हो सकते हैं पर सेकेंड। ठीक है, 2B सैंपल्स पर सेकेंड जनरेट हो सकते हैं। अब 2B सैंपल्स हैं और एक सैंपल के लिए आपका जो चैनल मैट्रिक्स है, चैनल कैपेसिटी है, वो हाफ लॉग बेस टू 1 प्लस S अपॉन N है, तो एक सैंपल के लिए CS है अगर, तो 2B सैंपल्स के लिए कितने होंगे 2B इंटू CS, और अब यूनिट क्या आएगी बिट्स पर सेकेंड। क्लियर है, तो ये फार्मूला जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, B log बेस टू 1 प्लस S अपॉन N, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड इट इज़ नोन एज शैनन हॉटले लॉ। ठीक है, सो ये है आपका शैनन हॉटले लॉ। अभी इसके आगे और है, मज़ा अभी और आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे, यहाँ तक तो क्लियर होगा आई थिंक। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि द शैनन हॉटले लॉ टेल्स द फंडामेंटल रोल ऑफ बैंडविड्थ एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि देखो क्या क्या टर्म्स हैं इसमें, एक बैंडविड्थ और एक सिग्नल टू नॉइज रेशियो। दैट्स वाई डेफिनेशन क्या बनती है, द शैनन हॉटले लॉ टेल्स द फंडामेंटल रोल ऑफ बैंडविड्थ एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन कम्युनिकेशन। अब बात ये आती है, देखेंगे कि अगर बैंडविड्थ हमारी, क्योंकि हम क्या चाहते हैं बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हमारे पास हो तो काम बहुत अच्छा होगा, नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, सैंपल्स बहुत ज़्यादा होंगे, कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, तो ये सोचते हैं जब
तो ये कहते हैं कि अगर हमारा जो बैंडविड्थ है वो टेंस टू इनफाइनाइट हो, हमारी जो बैंडविड्थ हो अगर टेंस टू इनफाइनाइट हो, तो यही इस फार्मूले से तो यही लग रहा है कि जो चैनल कैपेसिटी होनी चाहिए वो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट होना चाहिए, है ना। अगर बैंडविड्थ हमारी टेंस टू इनफाइनाइट है तो चैनल कैपेसिटी भी इनफाइनाइट होनी चाहिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब चैनल की बैंडविड्थ इंक्रीज होती है ना, तो नॉइज़ भी इंक्रीज होती है, क्योंकि नॉइज़ के लिए वहाँ पे स्पेस मिलता है। क्लियर है। तो नॉइज़ अगर स्पेस मिलेगा नॉइज़ के लिए, तो आप देखो जरा फार्मूले को ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। बी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, और नॉइज़ भी बढ़ रहा है। तो बी बढ़ रहा है तो टोटल वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन नॉइज़ के बढ़ने की वजह से टोटल वैल्यू बढ़ती नहीं है। टोटल वैल्यू एक पॉइंट पे आकर के फिक्स हो जाती है। वो डिपेंड करने लगती है आपके AWGN पे, उसके पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पे, नॉइज़ के पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पे। कैसे देखेंगे ज़रा यहाँ पे थर्ड लाइन देखेंगे, कह रहा है इफ़ द नॉइज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज ईटा अपॉन 2 देन द टोटल नॉइज़ पावर इज n इज इक्वल टू ईटा बी। ये कहाँ से आया है, कैसे हो रहा है ये n इज इक्वल टू ईटा बी? एक्चुअली में आप एक बार गॉसियन नॉइज़ के बारे में आई होप आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे के लेक्चर्स में बता दूंगा, फिर मैं आपको याद दिला दूंगा कि आप अब जा कर के वहाँ देख लीजिए कि n इज इक्वल टू ईटा बी कैसे हो रहा है। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं PPT में मेंशन करना भूल गया हूँ। मैं देखूँगा तो आगे वाले लेक्चर्स में आपको एडिट करके दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देख लेंगे n इज इक्वल टू ईटा बी जो नॉइज़ पावर है। सो द चैनल कैपेसिटी गिवन बाई, तो अब जो n की वैल्यू है ना वो प्रीवियस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो ईटा बी पुट कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जो s अपॉन ईटा बी है ना उसी को हम ईटा बी अपॉन एस लॉग के आगे ले आने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक पर्पज है वो हम देखेंगे, ठीक है। ईटा बी अपॉन एस, क्योंकि लॉग के अंदर जो s अपॉन ईटा बी है तो हम बाहर ईटा बी अपॉन एस ले आने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी हम दिखा देंगे आपको। और हमने क्या किया, अब ईटा बी अपॉन एस को लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हुए पावर में रख दिया, ठीक है। इसका भी एक पर्पज है, वही बता रहा था मैं। पर्पज ये है कि वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल ई, ठीक है। यही हम ले आने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो उसी के टर्म्स में हम थोड़ा कंपेयर करते रहेंगे और आगे देखेंगे कि अगर हमारा c टेंड्स टू इंफिनिटी, c इंफिनिटी है, b टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पे b टेंड्स टू इंफिनिटी जब लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी log बेस 2, वहाँ पे कंपेयर करेंगे, आप खुद से कंपेयर करेंगे एक बार कि उसमें x क्या है ना, उसमें x क्या है। क्लियर है। x आपका s अपॉन ईटा बी है, ठीक है। ओके, सो ये वैल्यू आपकी आ गई log बेस 2 e, और log बेस 2 e की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 1.44 s अपॉन ईटा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर इनफाइनाइट बैंडविड्थ। अगर आपकी जो बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट होती है तो आपकी जो चैनल कैपेसिटी होगी AWGN की वो 1.44 s अपॉन ईटा हो जाती है, ठीक है, जो कि इनफाइनाइट नहीं हो रही है। तो यही आपको बताना था कि अगर आपकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है तो कैपेसिटी इनफाइनाइट नहीं होता है। ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकते हैं MCQs में, या फिर आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और गेट में इससे क्वेश्चन MCQs में हो सकते हैं। अब इस पे एक न्यूमेरिकल है, देखेंगे। न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक AWGN चैनल है जिसकी बैंडविड्थ 4 किलोहर्ट्ज़ रखी गई है और नॉइज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो ईटा अपॉन 2 है वो गिवन है आपको 10 × 10⁻12 वाट पर हर्ट्ज़, और जो सिग्नल पावर है वो है 0.1 मिलीवाट। कह रहा है कैपेसिटी कैलकुलेट करिए, तो जस्ट आपको s अपॉन n के लिए कैलकुलेट करना होगा एंड देन
फार्मूले में पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गिवन क्या है, B इज इक्वल टू 4000 हर्ट्स गिवन है। सिग्नल पावर क्या गिवन है, 0.1 × 10⁻³ वाट। और टोटल नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ईटा बी हमारा होता है, तो ईटा की वैल्यू यहाँ से 2 × 10⁻12 है और बी क्या है 4000, सो 8 × 10⁻9 वाट आएगा। ठीक है, नॉइज पावर। और उसके हिसाब से हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 1.25 × 10⁴ आ रहा है। सो द नॉइज चैनल कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज गिवन बाई, वही फार्मूला यूज करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे 4000 log/2। और जब आप इन सब क्वेश्चंस के लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। आपकी वैल्यू आ रही है 54.44 × 10⁻³ बिट्स पर सेकेंड, और इसको हम लिख सकते हैं 54.44 kbps। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके चैनल्स क्वेश्चंस बनते हैं AWGN पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप एक एक पॉइंट समझ, आई थिंक यहाँ पे लेक्चर हमारा एंड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको नॉलेज शेयर कर दीजिए, अगर आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहे हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इट्स मोटिवेट्स एक्चुअली। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो जस्ट एक हमारे लिए एक छोटा सा मोटिवेशन होता है, जिससे हमें और अच्छा काम करने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो एक जरिया है कि पता चलता है कि लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, लाइक करने का ये एक जरिया है। ठीक है, सो अभी तक इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं एंड रखते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।